एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें फिर से हेल्स किचन देखने मिला और वहां पर अपने फर्म से मैट, कैरन और फोगे निकले, जिसमें वो तीनों अभी भी साथ में काम करते थे। फिर वो तीनों पुराने दिनों को याद करने लगे, जिसमें उन तीनों ने अब साथ में काफी तरक्की की थी और पुलिस वाले अब रिटायर होते जा रहे थे, जिसमें से चेरी नाम का उनका दोस्त था। और उसी की रिटायरमेंट के सेलिब्रेट करने की पार्टी में वो लोग भी ऑफिसर्स के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचे, जिसमें मैट और कैरन वहां से घूमने जाने की बात कर रहे थे और वहां पर डिटेक्टिव किम और चेरी बात कर रहे थे, जिसमें चेरी एक काफी अच्छा रिसर्चर था और वहां से शहर के विजिलेंटी डेयरडेविल और व्हाइट टाइगर की भी वो लोग न्यूज देख रहे थे, जो कि शहर में क्राइम से लड़कर शहर को बचाते थे और लोग उन पर पुलिस वालों से भी ज्यादा भरोसा करते थे। साथ ही वहां पर फॉगी क्रिस्टन नाम की एक वकील से बात कर रहा था, जो कि उनके ऑपोजिशन के केसेस को लड़ती थी। फिर वहां पर चेरी की रिटायरमेंट पार्टी को सेलिब्रेट वो लोग करने लगे और वहां पर फॉगी और क्रिस्टन कैनी नाम के उनके एक क्लाइंट के केस पर बात कर रहे थे। तब उन दोनों को वहां पर मैट और कैरन देखकर हंस रहे थे, क्योंकि कैरन काफी ज्यादा स्मार्ट थी और फॉगी ने उसे पटा लिया था। वहीं पर फॉगी को एक फोन आया, तब मैट ने उसकी बात सुनी और फॉगी काफी डरा हुआ था और उसने सुना कि उसका कैनी नाम का क्लाइंट था, उसे मारने के लिए कोई पहुंचा था। तब मैट और कैरन आगे क्या चल रहा है इस बारे में बात करने के लिए फॉगी के पास गए। तब तक पास की एक बिल्डिंग में बल्ब को ठीक करते हुए हमें डेक्स नजर आया, जो कि वहां पर आ चुका था और फॉगी ने मैट को बताया कि कैनी नाम के क्लाइंट को कोई मारने आ रहा है और वो काफी डरा हुआ है। तब मैट कहता है कि मैं उसे देखता हूँ और फिर वो वहां से आगे बढ़ा और मैट डेविल बनकर बिल्डिंगों से कूदते हुए कैनी के घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच डेविल ने यह भी सुना कि बेनी ने उन्हें धोखा दिया है और कोई फॉगी के पास जा रहा था। दूसरी तरफ कैरन और फॉगी बात कर रहे थे। तब डेक्स ने फॉगी को गोली मार दी और वो पास के ऑफिसर्स को मारने लगा और फिर वो वहां पर आगे बढ़ा और वो कैरन को मारने ही वाला था। तब वहां पर डेविल ने आकर उसे रेस्टोरेंट में फेंका और वहां पर दोनों लड़ने लगे। तब डेक्स ने डेविल को काफी सारे चाकू मारे, लेकिन फिर भी डेविल उससे लड़ रहा था। साथ ही वो बाहर फॉगी की धड़कनें भी सुन रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल था। फिर डेविल और डेक्स लड़ते हुए आगे बढ़े और डेक्स ने वहां पर बाकी भी ऑफिसर्स को मारना शुरू किया। तब डेविल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और वो दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों पर गए और डेक्स ने डेविल को काफी सारे चाकू मारे, लेकिन फिर भी डेविल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो दोनों छत पर पहुंचे। तब डेविल ने डेक्स को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो उसे रोक ही रहा था। इसी बीच डेविल ने सुना कि फॉगी की दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। तब डेविल इस चीज से काफी भड़क गया और उसने डेक्स को पकड़कर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब डेक्स हंसने लगा और डेविल ने डेक्स को छत से नीचे फेंककर ऊपर मारने की कोशिश की, जिसमें कैरन भी फॉगी की मौत से काफी दुखी थी और ऊपर डेविल ने अपना मास्क निकाला। तब वहां पर उसके दोस्त चेरी ने भी उसे देख लिया कि मैट ही डेयरडेविल है और नीचे डेक्स अभी भी जिंदा था। फिर वो उठा, तब ऊपर से मैट ने अपने मास्क को हमेशा के लिए फेंक दिया, जिसमें वो अब इस हादसे के बाद कभी भी डेयरडेविल नहीं बनने वाला था। फिर हमें कहानी 1 साल के बाद की देखने मिली, जिसमें मैट उसके फॉर्म में नजर आया और वो न्यूज सुन रहा था कि शहर में फिर से मेयर के इलेक्शन होने वाले थे। दूसरी तरफ हमें विल्सन फिस्क नजर आया, जो कि इको सीरीज के हादसों के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और तब तक हमें ट्रैकसूट माफिया के गैंग के साथ बाकी काफी सारी माफिया गैंग्स नजर आई, जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थी। तब वेनेसा ने आकर उन सभी को शांत करवाया और वो अब मिसिस फिस्क बन चुकी थी और वेनेसा उन सभी माफियाज को कंट्रोल भी करती थी और उसने उन सभी के प्रॉफिट्स को उन्हें देने का वादा किया, जिसमें 10% सिक्योरिटी का उन्हें वेनेसा को वापस करवाना था और अब वो उन सभी की बॉस बनकर उन्हें आसानी से कंट्रोल करने लगी थी। और तब पीछे से फिस्क आ गया और उसे देखकर सभी लोग चौंक गए और फिर वो लोग वहां से निकले, क्योंकि फिस्क काफी वक्त के बाद आया था। तब वेनेसा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और अचानक से सबके सामने तुम क्यों आ गए। तो फिस्क कहता है कि तुमने इन सभी को मेरे जाने के बाद अच्छे से कंट्रोल करके रखा है और ये सभी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, जिसमें मैं अंदर से टूट चुका था, इसलिए ठीक होने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं इस शहर को बचाना चाहता हूँ और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करता हूँ। तब वेनेसा कहती है कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद इस पूरे बिजनेस को संभाला है। तो फिस्क कहता है कि तुमने ये काम अच्छे से किया है और मुझे अभी अभी 25,000 मेंबर्स का सपोर्ट मेयर बनने के लिए मिला है। दूसरी तरफ शहर में लोगों से शहर के बढ़ते हुए आतंक के बारे में पूछा जा रहा था। तब सभी लोग कहते हैं कि डेयरडेविल के जाने के बाद मुजरिम काफी बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमें क्रिस्टन और मैट साथ में नजर आए, जिसमें उन दोनों ने उनका एक नया साथ में फर्म खोला था और अब दोनों साथ में काम करते थे और आज डेक्स के ऊपर सुनवाई थी और दोनों इसी केस के बारे में
बात करने लगे। कुछ देर बाद मैट कोर्ट में डेक्स के खिलाफ गवाही दे रहा था और वो कहता है कि मेरा दोस्त फॉगी अब कभी भी वापस नहीं आएगा। और वहीं पर कोर्ट में कैरन आ गई जो कि पिछले 1 साल से गायब थी। तब मैट कहता है कि मेरा दोस्त फॉगी को इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि वो मर चुका है, क्योंकि इस आदमी ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। इसलिए मुझे बस इस आदमी के खिलाफ सजा चाहिए जिससे इंसाफ की जगह पर मुझे एटलीस्ट तसल्ली तो मिल जाए। और तब कोर्ट ने डेक्स को पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। तब डेक्स कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। और तब जज कहती है कि हेल्स किचन में डेक्स तुमने 11 लोगों को मारा है जिसमें वकील और ऑफिसर्स थे, इसलिए तुम्हें उन सभी के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है जो कि नॉन बेलेबल होगी। कुछ देर बाद कैरन ने मैट से ना बात करने के लिए माफी मांगी। तब मैट पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब कैरन कहती है कि हाँ, सैन फ्रांसिस्को में मैं काफी खुश हूँ। तब मैट कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही थी। तब कैरन कहती है कि मेरा भी दोस्त मरा है इसलिए मैं काफी परेशान थी और मैं सिर्फ फॉगी के लिए आई थी और मुझे तुम माफ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे बात नहीं की, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने खुद को संभाल लिया है। तब मैट कहता है एक हादसे ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर सब खत्म कर दिया। तब कैरन कहती है कि हाँ, और अब डेयरडेविल का क्या हुआ। तब मैट कहता है कि मैंने अब सिस्टम के हाथों में सब छोड़ दिया है और अब मैं कभी भी डेयरडेविल नहीं बनूंगा और ऐसा करके मैं आगे खुद को और घाव नहीं देना चाहता जिससे मेरे चाहने वाले को कोई मार सके। तब कैरन ने मैट को फॉगी के सूट का बटन दिया और वो वहां से निकली। शाम होने पर मैट अपने काम में लगा था। तब उसने न्यूज में सुना कि विल्सन फिस्क मेयर के लिए अब इलेक्शन लड़ने वाला था। तब ये सुनकर मैट चौंक गया और वहां पर फिस्क न्यूज में कहता है कि शहर में पुलिस किसी भी काम की नहीं है और वो मेयर के लिए लड़ेगा जिससे वो शहर को सेफ रख सके। तब मैट ये सुनकर दुखी हुआ। दूसरी तरफ हमें फिस्क उसकी टीम के 2 नए खास लोगों के साथ नजर आया जो कि शीला और बक थे और वो दोनों फिस्क को मीडिया में उसे क्या बोलना है इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तब डैनियल नाम का उन्हीं की टीम का एक लड़का कहता है कि सर, आप मीडिया में जो भी बोलोगे आप काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो और आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो क्योंकि लोग अभी भी आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तब फिस्क डैनियल की तारीफ करने लगा और डैनियल कहता है कि सर, आपने खुद काफी ज्यादा तरक्की की है तो आप न्यूयॉर्क की भी तरक्की करा सकते हो। तब शीला ने बताया कि डैनियल मीडिया में फिस्क को काफी ज्यादा प्रमोट करता है और उसने फिस्क के लिए 2000 लोगों को साइन करने के लिए मनाया था। तो फिस्क डैनियल से खुश हुआ और वो उसकी तारीफ करते हुए वहां से निकला और तब डैनियल फिस्क का काफी बड़ा फैन था इसलिए काफी एक्साइटेड था। दूसरी तरफ मैट और क्रिस्टियन काम में लगे थे। तब क्रिस्टियन ने मैट को ग्लेन नाम के उनके क्लाइंट से मिलने कहा। तब मैट मान गया, जिसमें मैट लोगों की बातें सुन रहा था और लोग अभी भी फिस्क को मेयर बनाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। फिर मैट ग्लेन से मिला और क्रिस्टियन ग्लेन की ही दोस्त थी, ये ग्लेन ने बताया। वहाँ मैट कहता है कि हम दोनों पहले आमने सामने केस लड़ते थे लेकिन अब मैं और क्रिस्टियन पार्टनर्स है और तुम्हें कौन से केस में मदद चाहिए। तब ग्लेन कहती है कि मदद तो तुम्हें चाहिए और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मुझे तुम्हारी थेरेपी के लिए क्रिस्टियन ने भेजा है। तब मैट कहता है कि उसने मुझे कहा था कि तुम्हें लॉयर की जरूरत है। वहां पर दोनों हंसने लगे और मैट क्रिस्टियन से बात करने लगा और वो दोनों दूसरे के बारे में बताने लगे जिसमें ग्लेन क्वींस से थी और मैट किचन से था और वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे जिसमें मैट काफी वक्त के बाद किसी लड़की से मिलकर खुश था। कुछ देर बाद मैट वापस आया और वो क्रिस्टियन पर भड़कने का नाटक करने लगा। तब क्रिस्टियन कहती है कि तुम काफी ज्यादा अंदर से खुश हो, ये मुझे पता चला और तुम मेरी दोस्त को पसंद कर रहे हो और तुम्हें इसी की जरूरत थी, ये मैं समझ गई हूँ। तब मैट ने क्रिस्टियन का नंबर मांगा और वो अंदर आकर चेरी से मिला जो कि अब उसका एज इन्वेस्टिगेटर का काम करता था। और चेरी कहता है कि फिस्क अब बदल चुका है जिसमें लोग उसे पसंद करते हैं और फिस्क ने अपने पूरे बिजनेस को भी क्लीन रखा है जिससे इलेक्शन में उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ना ही उसके ऊपर कोई पैसों के घोटाले का आरोप है। और ये सब शायद उसकी वाइफ वेनेसा ने किया होगा जो कि काफी बेस्ट बिजनेस वूमन है। तब मैट कहता है कि फिस्क काफी बुरा है और वो शहर को बर्बाद कर देगा। अब तुम फिस्क के बारे में पता मत लगाओ, मैं खुद से पता लगाऊंगा। अगले दिन मीडिया वाले फिस्क के बारे में सभी लोगों से पूछ रहे थे जिसमें कुछ लोग अभी भी फिस्क के खिलाफ थे लेकिन कुछ लोग फिस्क पर भरोसा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिमिनल्स को रोकने का काम एक क्रिमिनल ही पॉलिटिक्स में आकर कर सकता है। रात को मैट न्यूज में फिस्क की डिबेट सुन रहा था जिसमें वो टैक्स के बारे में बता रहा था कि एक विजुअलेंटी ने पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था और ये विजुअलेंटी शहर में किसी भी कानून को नहीं मानते और इसी वजह से कानून भी कमजोर हो चुका है और इसलिए वो सभी विजुअलेंटीज को भी रोकना चाहता है और उसके इस मुद्दे को लोग पसंद कर रहे थे। अगले दिन फिस्क उसके ऑफिस से निकला, तब उसके सामने मैट उसे मिला और वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले थे। तब मैट कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वहां से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए। तब मैट कहता है कि
तुम अब काफी बदल गए हो। तब फिस्क कहता है कि मुझे अब तुमसे लड़ना नहीं है। तब मैट कहता है कि मुझे भी नहीं लड़ना। तब फिस्क कहता है कि काफी वक्त के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब मैट पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी ने ही गोली मारी थी। तब फिस्क कहता है कि आजकल के बच्चे किसी की भी नहीं सुनते और तुम मुझ पर नजर मत रखवाओ, और तुमने भी तो काफी अच्छी तरक्की कर ली है। तब मैट कहता है कि तुमने भी तो की है और अब तुम लोगों के हीरो बन रहे हो। तब फिस्क कहता है कि हाँ, मैं लोगों की परवाह करता हूँ और तुमसे मैं काफी अलग हूँ, जिसमें मैं लोगों को मारता नहीं हूँ। तब मैट कहता है कि मैं भी किसी को नहीं मारता हूँ, बस मैं उन्हें रोकने के लिए काफी ज्यादा पीटता हूँ। तब फिस्क कहता है कि मैंने फॉगी को नहीं मरवाया है। तब मैट कहता है कि फिर किंगपिन वापस क्यों आया। तब फिस्क कहता है कि किंगपिन वापस नहीं आया है, जिसमें मैं अब शहर को बचाना चाहता हूँ, जिससे शहर को एक बेहतर भविष्य मिले, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अब डेविल बनकर शहर में क्यों नहीं घूमते। तब मैट कहता है कि मेरे दोस्त को मार दिया गया और मैंने उस दिन हद पार करके डेक्स को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया है। तब फिस्क कहता है कि खुद के अंदर के जानवर को रोकना काफी मुश्किल होता है। तब मैट कहता है कि मैं भगवान में मानता हूँ, जिसमें अगर तुम कहते हो कि तुम बदल रहे हो तो मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दूंगा, लेकिन अगर तुम फिर से बुरे रास्ते पर आए तो मैं तुम्हें ढूंढकर खुद ही सजा दूंगा। तब फिस्क कहता है कि ये सलाह मुझे कौन दे रहा है, मैट या फिर डेक्स को मारने वाला डेविल, जो कि सीधा इंसाफ करके खुद को साबित करना चाहता है। तब मैट कहता है कि तुम बस हद पार मत करना, ये याद रखना। तब फिस्क कहता है कि मैं जब मेयर बनूंगा तब सबसे पहले विजुअलाइटिस को रोकूंगा, और अगर तुम फिर से डेविल बने तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब मैट वहां से निकला। रात को न्यूज में मैट देख रहा था कि फिस्क को अब काफी सारे वोट्स मिल रहे थे, और फिर वो ग्लेन के साथ डेट पर जा रहा था, जिसमें वो दोनों क्रिस्टन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अच्छी थी और दोनों की परवाह करती थी, इसी वजह से दोनों को उसने मिलाया। वहां पर मैट ने सुना कि फिस्क इलेक्शन जीत गया, और उसने बताया कि मैंने पास के टीवी में ये न्यूज सुनी, और वो इस चीज से काफी खुश नहीं था, ये ग्लेन समझ गई। तब मैट कहता है कि फिस्क एक दरिंदा है। वहां मैट ने ग्लेन को धक्का लगने से भी बचा लिया। तब ग्लेन काफी इंप्रेस हुई। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क अब मेयर बन चुका था और वो उसकी टीम के साथ काफी खुश था, और फिस्क को वहां पर वेनेसा दिखी, जो कि फिस्क के लिए काफी एक्साइटेड थी। फिर वो दोनों छत पर आए। तब फिस्क कहता है कि मुझे एडम के बारे में पता है। तब वेनेसा कहती है कि उसे मारना मत। तब फिस्क कहता है मेरे अंदर का कातिल काफी पहले मर चुका है, और ये एडम कौन है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा, और शायद वो वेनेसा का कोई बॉयफ्रेंड होगा। फिर फिस्क न्यूज में स्पीच दे रहा था। तब उसकी स्पीच से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, और मैट इस चीज से नाराज था, और वो ग्लेन के घर के पास पहुंचा। तब ग्लेन कहती है कि तुम्हें फिस्क के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और पूरे शहर की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, और फिर उसने मैट को किस किया। तब मैट काफी खुश हुआ और ग्लेन वहां से अंदर चली गई। फिर मैट वहां से फिस्क की बातें सुनते हुए आगे बढ़ा, जिसमें फिस्क पूरे शहर को बदलने का वादा कर रहा था, और फिस्क ऊपर से शहर को नीचे देख रहा था। तब मैट आगे बढ़ा और वो फिस्क को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से फिस्क नजर आया, जो कि इस बार अपनी ऑफिस में था, और वहां से वो लाइव गया, जिसमें फिस्क उसकी विनिंग स्पीच दे रहा था, और वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क शहर को बदलना चाहता हूँ, जो कि अंदर से टूट चुका है, क्योंकि यहाँ के काफी सारे बुरे लोग शहर में घूम रहे हैं, और यहाँ पर पनिशर, स्पाइडरमैन और डेविल जैसे लोग शहर को बचाने का नाटक करते हुए लोगों को खुद के इंसाफ के चलते सजा देते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोककर कानून को पूरी पावर दूंगा, जिससे लोगों का इंसाफ पर भरोसा बना रहे। दूसरी तरफ हमें हेक्टर नाम का एक आदमी नजर आया, जो कि घर जा रहा था, और उसने स्टेशन पर देखा कि 2 गुंडे एक लड़के को धमका रहे थे। तब हेक्टर गुंडों को रोकने लगा, और वो गुंडों ने हेक्टर को धमकाया और गिरा दिया। तब हेक्टर उन्हें मारने लगा, और वहां से चैड नाम का वो लड़का भाग गया। तब हेक्टर ने उन दोनों गुंडों को पीटना शुरू किया, और इसी बीच एक ट्रेन के आगे आकर एक गुंडा कुचला गया, और दूसरे गुंडे ने हेक्टर को वहीं पर पकड़ लिया, जिसमें वो एक पॉल नाम का पुलिस ऑफिसर था, और तब हेक्टर ने सरेंडर कर दिया। अगले दिन मीडिया में डेविल के बारे में पूछा जा रहा था, जो कि काफी वक्त से गायब था, और सभी लोग अब फिस्क के आने के बाद उसे भूलते जा रहे थे, क्योंकि डेविल अब लोगों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। और ये सभी इंटरव्यूज कौन ले रहा था, ये चीज भी हमें आगे पता चलेगी। दूसरी तरफ फिस्क को शीला उसके प्लान्स समझा रही थी, जिसमें उसे 6 जगह पर जाकर लोगों को मिलकर उनकी मदद करनी थी, लेकिन कमिश्नर गैलो उन्हें सहयोग नहीं दे रहे थे। तब फिस्क कहता है कि इस जगह पे मेयर फ्लेरो काफी वक्त पहले बैठा करते थे,
जो कि मेरे डैड के फेवरेट मेयर थे और वो किसी की भी खास इज्जत नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ही इस पूरे शहर को बनाया था। फिर फिस्क ने उन सभी जगह के बारे में पढ़ा और वो कहता है कि मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ साथ कमिश्नर के जैसे बाकी लोगों से मिलना है। तब शीला कहती है कि कमिश्नर तुम्हें पसंद नहीं करते और पहले हमें बाकी लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि आम जनता को आप पर भरोसा दिलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तब फिस्क हंसने लगा और वहां पर शीला ने बताया कि फिस्क को वेनेसा को भी अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा उनके साथ नहीं होती और ये चीज उनके वोटर्स को पसंद नहीं आ रही। तो फिस्क कहता है कि मैं इस बारे में कुछ करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में सभी चीजें ठीक नहीं चल रही। तब वहां पर शीला कहती है कि कोई बात नहीं सर। दूसरी तरफ मैट पुलिस स्टेशन में एक लड़की के ड्रंक एंड ड्राइव के केस के बारे में बात कर रहा था। तब उसने अंदर की आवाजें सुनी जिसमें ऑफिसर्स हेक्टर को मारकर उसके गुनाह को मानने के लिए धमका रहे थे। कुछ देर बाद मैट हेक्टर के बारे में सभी चीजें जानकर उससे मिला और वो पूछता है कि ऑफिसर तुम्हें धमका क्यों रहे हैं और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, जिसमें ऑफिसर्स ने तुम पर किसी को मारने का इल्जाम लगाया है। तब हेक्टर कहता है कि मैं एक लड़के को बचाने गया था और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि वो ऑफिसर्स है, और उस लड़के को बचाने के चक्कर में बैलेंस गिरने के चलते पुलिस ऑफिसर ट्रेन के आगे गिरकर मारा गया और अब ये ऑफिसर्स मुझे फंसा रहे हैं। तब मैट ने महसूस किया कि हेक्टर कुछ तो छुपा रहा था, लेकिन हेक्टर ने मना कर दिया और मैट कहता है कि तुम शांत हो जाओ, जिसमें मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया है। तब हेक्टर कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तब मैट कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा, और तब हेक्टर ने देखा कि मैट अंधा है और वो चौंक गया। दूसरी तरफ फिस्क उसकी टीम के साथ आगे बढ़ा और रास्ते में ट्रैफिक के चलते वो फंसा हुआ था और शीला फिस्क को उसे लोगों को उस पर भरोसा दिलाने के लिए और स्पीच देनी होगी ये बताया। तब फिस्क ने ट्रैफिक के बारे में पूछा और ड्राइवर कहता है कि आगे काफी बड़ा गड्ढा है। तब फिस्क आगे बढ़ा और वहां पर मजदूरों से मिला और गड्ढे के बारे में पूछा। तब वो कहते कि हमें अब तक गड्ढे को भरने की परमिशन नहीं मिली है। तब फिस्क कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, उसे ठीक करो, और वो सबके बीच में आकर गड्ढे को ठीक कराने लगा। वहां पर सभी लोग फिस्क को आम लोगों की समस्या को सॉल्व करते हुए देखकर काफी खुश हुए और काश फिस्क मुंबई का भी मेयर बन जाता, और वो लोग फिस्क के वीडियोस निकालने लगे। फिर निकलते हुए फिस्क कहता है कि ऐसे हम लोगों का भरोसा जल्दी जीत सकते हैं, और तब शीला और डैनियल दोनों फिस्क के आइडिया की तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ मैट और क्रिस्टियन लड़ रहे थे, क्योंकि मैट वहां पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस लेने गया था, लेकिन वो हेक्टर का केस फ्री में लेकर आया था। तब मैट कहता है कि हेक्टर को ऑफिसर्स मार रहे थे और कुछ तो गड़बड़ हुई है। तब चेरी कहता है कि मैंने हेक्टर के बारे में पता लगाया है, जिसमें उसने जाकर 2 ऑफिसर्स पर हमला करके एक को मार दिया था, और उसने बताया वैसा वहां पर कोई लड़का नहीं था। साथ ही अगर हमने इस केस को लिया तो सारे पुलिस वाले हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तब मैट कहता है कि मैंने ऐसा कहा था कि हम लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे और मैं ये केस अकेले भी लड़ने तैयार हूँ। तब क्रिस्टियन भी उसका साथ देने के लिए मान गई और मैट ने चेरी को हेक्टर की पत्नी डैनी से बात करने कहा। साथ ही हेक्टर ने जिस लड़के को बचाया था उसके बारे में ढूंढने के लिए कहा। तब चेरी वहां से निकला। अगले दिन मैट और क्रिस्टिन आगे बढ़े, जिसमें वो दोनों पुलिस वालों के सामने केस लड़ रहे थे। इसी चीज के चलते मीडिया काफी एक्साइटेड थी और कोर्ट में सभी ऑफिसर्स के साथ वहां पर मैट और क्रिस्टिन भी थे, और फिर हेक्टर को वहां पर लाया गया। तब ऑफिसर पॉल कहता है कि इसी कमीने ने मेरे दोस्त को मारा था। तब मैट हेक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उस केस में उनके सामने लड़ने के लिए वहां पर हॉक नाम का एक काफी फेमस और तगड़ा वकील आया। फिर कोर्ट में केस शुरू हुआ और जज ने केस को आगे बढ़ाने कहा। तब हॉक और मैट दोनों हेक्टर के बारे में बात करने लगे और जज ने डायरेक्ट हॉक की बेल को नामंजूर कर दी। तब मैट कहता है कि जज, मेरा क्लाइंट एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसका पहले भी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। तब जज कहता है कि उसने अभी अभी ऑफिसर को मारा है, इसलिए उसे जेल में ही रहना होगा। तब वहां पर हेक्टर और मैट दुखी हुए। दूसरी तरफ डैनियल बीबी यूरिच नाम की एक रिपोर्टर के साथ फिस्क का इंटरव्यू करवाने वाला था, और इस सीरीज में हमें जो भी लोगों को पूछे जाने वाले इंटरव्यूज देखने मिलते हैं उन सभी को बीबी यूरिच ने ही कवर किया था। साथ ही बीबी और डैनियल डेट भी कर रहे थे। फिर बीबी आकर फिस्क से मिली और तब फिस्क उससे इंप्रेस था, क्योंकि वो उसे काफी प्रमोट कर रही थी, और बीबी कहती है कि मैं बेन यूरिच की भतीजी हूँ। तब फिस्क कहता है कि मैं उन्हें जानता था और वो काफी अच्छे रिपोर्टर थे। तब बीबी ने बताया कि वो कमिश्नर गैलो से उनके बारे में बात करने गई थी, लेकिन गैलो ने बात करने की से मना कर दिया और वो कुछ ही दिनों में रिजाइन करने वाला है, और इस चीज से फिस्क को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके बाद पुलिस का काम थोड़ा स्लो हो जाएगा और फिस्क का काम विजुअल एंटिस को रोकने का बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिस्क के हाथों से शहर भी जा सकता है। तब फिस्क बीबी की जानकारी से काफी इंप्रेस हुआ और तब बीबी ने वहां पर वेनेसा के बारे में पूछा, और तब फिस्क ने उससे बात करने से मना कर दिया, और बीबी के निकलने पर डैनियल ने फिस्क से माफी मांगी। तब फिस्क कहता है कि कोई बात नहीं और ये लड़की काफी ज्यादा काम की है।
दूसरी तरफ हमें ग्लेन नजर आई जो कि उसकी एक बुक को लॉन्च कर रही थी और वहां पर वो सबको उसकी बुक के बारे में बता रही थी। तब उसके फैंस काफी ज्यादा खुश थे और वहां पर बेस्टियन नाम के एक लड़के ने ग्लेन से बुक साइन करवाई और उसने ग्लेन की मदद मांगी। तब ग्लेन ने उसे थेरेपी के लिए आगे मिलने के लिए कहा, जिसमें बेस्टियन की कहानी भी आने वाले एपिसोड्स में कनेक्ट होगी। वहीं पर ग्लेन से आकर बक मिला जो कि फिस्क का खास आदमी था और उसके मिलने का कारण हमें आगे समझेगा। 2 दिनों के बाद फिस्क मरने वाले ऑफिसर के फ्यूनरल पर पहुंचा और तब फ्यूनरल खत्म हो चुका था। वहां पर कमिश्नर गैलो आकर फिस्क पर भड़क गया और वो कहता है कि तुम काफी बड़े आदमी हो और जानबूझकर लेट आए हो। तब फिस्क कहता है कि मैं सबका ध्यान मेरी तरफ खींचना नहीं चाहता था। तब गैलो कहता है कि तुम्हें ऑफिसर्स के मरने से क्या फर्क पड़ता है। तब फिश कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं है। तब गलो कहता है कि तुमने पहले काफी सारे ऑफिसर्स को मरवाया था और अब तुम मेयर बनने का नाटक कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम शहर को बर्बाद करना चाहते हो। तब फिश कहता है कि तुम्हें मुझसे असल में क्या चाहिए। तब गैलो कहता है कि सालों पहले एक मेयर सिर्फ 1 महीने के लिए मेयर रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे भी कम टाइम के लिए मेयर बनो और तुम एक दरिंदे हो, ये मुझे पता है और मैं तुम्हें कैसे भी जीतने नहीं दूंगा। फिर गलो वहां से निकला। तब फिश काफी भड़का हुआ था। दूसरी तरफ क्रिस्टियन और चेरी ने हेक्टर की एक्स वाइफ डैनी से बात की और हेक्टर के बारे में पूछा। तब डैनी पूछती है कि क्या वो बच पाएगा। तब चेरी कहता है कि हेक्टर ने एक ऑफिसर को मारा है तो पूरा पुलिस ऑफिसर मिलकर हेक्टर को फांसी की सजा दिलाना चाहता है, लेकिन क्रिस्टियन और मैट काफी बेहतरीन वकील है तो शायद उसके बचने के चांसेस है और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तब डैनी कहती है कि आप हेक्टर के रूम को चेक कर सकते हो। तब चेरी अंदर गया और वो सभी चीजें देख रहा था और उसे हेक्टर का व्हाइट टाइगर का सूट मिल गया और वो समझ गया कि हेक्टर मैट से क्या छुपा रहा था। रात होने पर मैट और ग्लेन डेट कर रहे थे और वो दोनों साथ में घूमने जाने के प्लान बना रहे थे। वहां ग्लेन ने मैट को उसके घर पर बुलाया। तब मैट काफी खुश हुआ, लेकिन वहीं पर मैट को चेरी का फोन आया और उसने बताया कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। तब मैट आकर इस बारे में हेक्टर से पूछने लगा और वो कहता है कि तुमने मुझसे ये चीज छुपाई क्यों। तब हेक्टर कहता है कि मैं उस वक्त पर सूट से नहीं लड़ रहा था और इसलिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैट कहता है कि इस चीज से फर्क पड़ता है क्योंकि तुम हीरो हो और तुम इंसाफ के लिए लोगों को पीटते भी हो। तब हेक्टर कहता है कि मैं शहर को बचाने के लिए ये करता हूँ क्योंकि क्राइम्स काफी बढ़ते जा रहे हैं और डेयरडेविल के जाने के बाद क्राइम्स के रुकने का कोई तरीका नहीं है। तब मैट कहता है कि मुझे ये पता चला तो जज को भी जरूर पता चलेगा और उसके चलते केस में हमें मुश्किलें हो सकती है और इसलिए तुम्हें अब से मुझे सब सच बताना होगा। तब हेक्टर मान गया और मैट कहता है कि मैं तुम्हें बचाने का पूरा ट्राई करूंगा। अगले दिन कमिश्नर गैलो आकर फिश से मिला और वो कहता है कि मैं अब रिजाइन करने वाला हूँ और अब से तुम नए कमिश्नर को ढूंढ लो, साथ ही तुम्हें एक नई टीम भी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मेरी टीम को तुम पर भरोसा नहीं है। तब फिश ने गैलो को एक न्यूज़पेपर में उसके नाजायज गर्लफ्रेंड और बेटे के फोटोज दिखाए जो कि गैलो ने दूसरे शहर में छुपा कर रखे थे और फिश ने उन्हें मारने की धमकी देकर कहा कि आज के बाद तुम रिजाइन करने का नाम नहीं लोगे और ना ही तुम लोगों को प्रमोशन मिलेगा और अब से तुम सभी लोग मेरे पालतू कुत्ते बनकर मेरे लिए काम करोगे। तब गैलो को ये चीज माननी पड़ी और उसके जाने पर बक ने फिश की तारीफ की। तब फिश कहता है कि सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस हमें उसे ढूंढकर उनके खिलाफ यूज करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैट ने हॉक के साथ जज को बता दिया कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। तब हॉक कहता है कि वो एक विजुअल आंटी है तो ये केस साफ हो जाता है। तब मैट कहता है कि उसने हादसे के वक्त कोई सूट नहीं पहना था और उसी के चलते जज को फैसला लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तब हॉक कहता है कि वो आदमी हीरो बनने का नाटक करता है तो वो किसी को भी मार सकता है। तब मैट कहता है कि मेरे क्लाइंट को उस सूट से नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर उसने क्या चीज की थी ये चीज को ध्यान में रखते हुए ही उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, ये डिसाइड होना चाहिए। तब जज ने भी मैट को सपोर्ट किया और हेक्टर के व्हाइट टाइगर होने के बारे में कोर्ट में किसी को भी कुछ नहीं बताया जाएगा, ये ऑर्डर दिया। तब हॉक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर बीबी ने लोगों से ऑफिसर्स के बारे में पूछना शुरू किया। तब लोगों ने ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं है इस बारे में बताया क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे और जेल सिर्फ नाम की थी और ऑफिसर्स सिर्फ मुजरिमों का तमाशा देखते जा रहे थे। अगले दिन मैट फॉगी के बटन के साथ आगे के बारे में सोच रहा था और तब चेरी ने आकर उसे बताया कि हेक्टर को बचाने वाला लड़का चैड छुपा हुआ है, लेकिन हेक्टर के लिए वो कोई खास सबूत ढूंढ नहीं पा रहा था। साथ ही मैट भी उसी की तरह विजुअल एंटी था, इसलिए शायद मैट उसे बचा रहा है ऐसा उसे लगा। तब मैट कहता है कि मैंने उसकी बातें सुनी थी और वो सच बोल रहा था। तब चेरी कहता है
कि तुमने डेयरडेविल का काम छोड़कर सही किया है, लेकिन हेक्टर शायद गलत भी हो सकता है। तब मैट वहां से भटक कर निकल गया और मैट ने आकर चैट पर नजर रखना शुरू किया जो कि उसके घर पर छुपा था। और फिर मैट नीचे आगे के बारे में सोच रहा था, तब मैट को ग्लेन का फोन आया और ग्लेन ने उन दोनों की रात की डेट कैंसिल कर दी थी, जिसमें ग्लेन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बॉक के लिए साइन किया और ग्लेन को अब फिस्क और वेनेसा की थेरेपी करनी थी। जिसमें ग्लेन ने पूछा कि आप दोनों को थेरेपी क्यों चाहिए। तब वेनेसा कहती है कि हम दोनों काफी वक्त से साथ में हैं, लेकिन अब हम लोग परेशान हैं। जिसमें हम लोग पहले साथ में बिजनेस को चलाते थे, लेकिन फिस्क फिर मुझे छोड़कर चला गया। तब फिस्क कहता है कि मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था और मुझे ठीक होने में वक्त लग गया, इसलिए मैं दूर था। तब वेनेसा कहती है कि मुझे उतने वक्त में बिजनेस को खुद से अकेले संभालना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा मैंने बढ़ा भी दिया है, लेकिन मैं तब काफी अकेली थी और मैं फिस्क को मिस कर रही थी और फिर वो वापस आ गया, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ। तब ग्लेन ने इस बारे में फिस्क से पूछा। तब फिस्क कहता है कि मैं वेनेसा को खोना नहीं चाहता। तब ये सुनकर वेनेसा खुश हुई। दूसरी तरफ मैट ने पास में ऑफिसर पॉल की बातें सुनी, जो कि वहां पर चैट को मारने के लिए आ रहा था, और मैट ने चेरी को पास की एक जगह पर बुलाया और फिर वो ऊपर आकर चैट के डोर पर मिलकर उसे कहता है कि मैं हेक्टर का केस लड़ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी फिलहाल मदद भी करनी है। तब चैट ने मैट को अंदर लिया और मैट कहता है कि तुम एक लौते गवाह हो जो कि हेक्टर को बचा सकता है। तब चैट कहता है कि मैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ गया तो वो मुझे मार देंगे। तब मैट कहता है कि वो वैसे भी तुम्हें मारने आ रहे हैं, और मैट ने उनके आने की आवाज सुनी। तब मैट ने वहां से चैट को भगा दिया और उसे चेरी को दूसरी तरफ मिलने कहा। फिर मैट ने दरवाजा खोलकर पॉल और टॉम को अंदर लिया और मैट कहता है कि वो गवाह तो यहाँ से भाग गया है, और पॉल के आगे बढ़ने पर मैट ने उसे रोका। तब पॉल ने वहीं पर मैट को पकड़ लिया और उसके हाथ पर हमें स्क्रल का निशान भी नजर आया, और वहां पर टॉम ने बताया कि पूरा घर खाली है। तब पॉल ने मैट को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो लोग मैट को मारने वाले थे। तब मैट ने उन दोनों को पकड़कर पीटना शुरू किया और मैट ने दोनों को वहीं पर काफी ब्रूटली पीटकर हरा दिया, और वो लोग वहां पर बेहोश हो चुके थे और मैट इस चीज से काफी भड़का हुआ था। इसी के साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही मेरे इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं अगले हफ्ते सबसे पहले एपिसोड 3 को अच्छे से अपलोड कर दूंगा।